वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आज की क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे वो आपकी हिस्ट्री के हैं, कल्चर के हैं, भूगोल के हैं, इंडिया वर्ल्ड करंट के हैं, राजस्थान की पॉलिटी के हैं और इसके साथ साथ आपकी इंडिया की पॉलिटी के प्रश्न। तो आ जाओ, ये प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखेंगे, हूबहू मिल जाएंगे आगामी परीक्षा के अंदर। तो ये सीरीज जैसा आपने कहा था कि सर ले आओ, तो मैंने लगातार आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर दी। पहला प्रश्न जवाब देना सभी साथी, लालदास जी की समाधि कहां बनी हुई? लालदास जी का प्रश्न आरएस में, ईओआरओ में, अगले पिछले जो 2-3 महीने थे उसमें इतनी बार पूछा गया तो बच्चों ने तो लालदास जी के ऊपर पीएचडी कर ली। तो मैंने कहा मैं भी प्रश्न ले लेता हूं आपके लिए। तो बताइए मुझे आप, लालदास जी की समाधि के बारे में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लालदास जी का है वो जन्म कहां हुआ था, जाति से ये क्या हुआ करते थे, और इसके साथ साथ इनकी मृत्यु है वो कहां पर हुई थी, और मृत्यु के साथ साथ इनका जो मंदिर बना हुआ है ना, समाधि, मृत्यु और इनके साथ साथ हम बात करें मृत्यु और पीठ दोनों एक ही जगह पर है। तो इनके संबंधित प्रश्न इतना पूछा जाता, पूछो मत, बताओ आंसर करो फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये आंसर कर रहे बच्चे कि नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा, जो इनकी समाधि है ना बेटा शेरपुर के अंदर है। समाधि कहाँ है? शेरपुर के अंदर है, नगला जहाज नहीं है, शेरपुर में समाधि है, जो कि आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड जिला, नया जिला के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं जीके। कोटपुतली बहरोड जिला, याद रखो यार, कोटपुतली बहरोड जिला। तो नवीन जिलों के अनुसार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोटपुतली बहरोड जिला। नगला जहाज के अंदर सर क्या है, नगला में क्या है बता दीजिए। नगला के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, समाधि है वो आपके कहां पर है? नगला के अंदर। तो ये नगला जहाज जो है आपका ये भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, ये भी याद कर लो। लो जी, इनके संबंधित प्रश्न आते हैं। एक ये पूछा जाता है कि ये क्या थे? जाति से मुसलमान थे, मेव जाति के मुसलमान थे। क्या थे? जाति से मेव मुसलमान थे। और कितनी बड़ी बात देखो, मेव मुसलमान होते हुए राम भक्त थे। क्या थे? राम भक्त थे मुस्लिम, लेकिन भक्ति किसकी करते थे? राम जी की भक्ति करते थे। और इनका जो जन्म है वो भी लिख दो, धौली दूब के अंदर होता है। जन्म कहां होता है इनका? धौली दूब। और धौली दूब जो है, आई लव दूब। गुरुजी सुबह सुबह दूब के ऊपर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता। आई लव दूब, दूब से याद करो अलवर, आई लव अलवर। तो ये आपकी कहां पर हो गई? अलवर के अंदर होगी, याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बढ़िया तरीके से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, ठीक है? ओके, आप बहुत अच्छे हो, मैं तो अच्छा हूं, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, ठीक है? अच्छा, लखनऊ के लाडे तो तुम हो ही, इसलिए अभी पढ़ते नहीं हो, और पढ़ने वालों का तो नौकरी लगेगी। चलो, याद हो गया। धौली दूब के अंदर जन्म होता है, शेरपुर में क्या होती है? समाधि, नगला के अंदर मृत्यु और पीठ। ये प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो नौकरी लगना चाहता है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, है ना? मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ में। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों को जोड़ो। गुरुजी से आशीर्वाद पाने का सबसे बढ़िया रास्ता, जुड़ जाओ अपने इस चैनल से, ठीक है? आशीर्वाद, लग जाएगी नौकरी। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, यहां बात करते हैं, क्योंकि ऐसी सीरीज में लाता रहूंगा, चिंता न करें। 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? कल्ला जी महाराज। कल्ला जी की बात करें, मीरा जी के भतीजे, मीरा जी इनकी क्या हुआ करती थी? बुआ हुआ करती थी। चित्तौड़ के तीसरे शाखे के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो याद करो, चित्तौड़ का जो 3rd शाखा हुआ था, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हुए थे, कब की बात है? 1567-68, जब अकबर का हमला होता है, जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे उठा करके लड़े थे, तो 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी एक पीठ है, याद रखिए, इनकी जो मंदिर है वो रनेला में बना हुआ है, रनेला शलुम्बर के अंदर। ये प्रश्न आता है कि बताओ रनेला शलुम्बर के अंदर इनकी क्या है जो मंदिर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इनका क्या है? रनेला के अंदर, सलुम्बर रनेला के अंदर क्या है? पीठ है या इनका मुख्य मंदिर है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न ये आता है कि सामलिया डूंगरपुर के अंदर भी इनका एक मंदिर है ना, तो वो भी याद कर लेना। कहां पर? सामलिया। तो ये जगह याद कर लो। इनसे संबंधित जो स्थान है, देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए वही पढ़ना है जहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। तो सामलिया डूंगरपुर, रन्नाला इनकी जो पीठ है या मुख्य मंदिर,
आपके कलाजी भगवान, कलाजी महाराज, 4 हाथ वाले देवता, इनके संबंध में याद रखना। इनकी छतरी का प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि जो कलाजी महाराज है इनकी छतरी कहाँ पर है, तो भैरव पॉल जो आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पॉल है ना, भैरव पॉल चित्तौड़ दुर्ग, भैरव पॉल चित्तौड़ दुर्ग, वहां पर आपकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, छतरी कहां पर है, मुख्य पीठ कहां पर है, कौन से साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और 4 हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़। बहुत बढ़िया प्रश्न, आगे आ जाओ। फिर देखिएगा किणसरिया, किणसरिया जो नागौर के अंदर है, वर्तमान में नागौर में नहीं है, वर्तमान में है ये आपका डीडवाना कुचामन जिला है ना। पहले अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है, मैं एज इट इज उठा के लेके आया हूँ। डीडवाना कुचामन जिला, नया जिला, जहां पर देखो नया जीके पढ़ा रहा हूं यार। 1000 लाइव होने वाले, फटाफट शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका किणसरिया जो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है, ये किस देवी का मंदिर है, ये क से किणसरिया, क से केवाई माता। एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो है, ये है कि दैयाओं की जो कुल देवी है ना, दैया राजपूतों की कुल देवी कौन है, केवाई माता है। तो ये याद रखना, आपका दैया वंश की कुल देवी, दैया वंश की क्या है, कुल देवी। ये प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, बस इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है किणसरिया में किसका मंदिर है और ये किन की कुल देवी है, इतना प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर काड़ा गोरा भैरव की भी मूर्ति स्थित है मंदिर परिसर के अंदर। सुंदा माता जालोर हो गया, आई माता है तो जोत जलती रहती है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है ना। मोदरा या महोदरा माता है जो आपके, वो कहता है बड़े उदर वाली देवी, याद रखिएगा। भदर का संबंध किससे है, ये संस्कार से संबंधित है। आपके एग्जाम में जो सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान का जो कल्चर है ना, राजस्थान की कल्चर के अंदर प्रश्न दे रखा है कि भदर क्या होता है। भदर का मतलब होता है, तो देखो किसी की मृत्यु हो जाए घर में, तो ये आपका जो है अंत्येष्टि संस्कार। जब किसी की मृत्यु हो जाए तो बाल काटे जाते हैं, मुंडन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भदर कहते हैं। तो मुंडन या सिर के बाल काटना, ये भदर संस्कार कहलाता है, याद रहेगा सभी को। अगला देखो, कोटा का जो दशहरा मेला है, जो माधव सिंह प्रथम के समय में शुरू हुआ था, याद रखना है, माधव सिंह प्रथम के समय कोटा का दशहरा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैथून कोटा का फेमस है, माधव सिंह फर्स्ट के समय में शुरू होता है, लेकिन उमेश सिंह सेकंड के समय में लोकप्रिय होता है। उमेश सिंह सेकंड के समय में लोकप्रिय हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। एक मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि दशहरा मेला है जो आपके कोटा का फेमस है, लेकिन इंडिया में दशहरा मेला कहां पर है। अगर हम बात करें आपके इंडिया में कहां का फेमस है, तो मैसूर कर्नाटक का बहुत प्रसिद्ध है आपका दशहरा मेला, याद करिएगा। घर बैठे किताब मंगा लेना 4th ग्रेड की, मेरी वाली बुक 7 अप्रैल को जो नया सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग एक ही किताब के अंदर पूरा सिलेबस 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे किताब आ जाएगी। 946097144550, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना 1450 लास्ट में, इस पे व्हाट्सएप करना, पेमेंट करना, 5 दिन के अंदर बुक आपके घर पे आ जाएगी। मार्केट में जाओ उससे पहले आपके घर पे, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, किताब घर पे मंगवा देना। और ये बैच जो अपना 4th ग्रेड का है 899 में, अभी भी शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है, आज ही ज्वाइन कर लेना। बैच का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। हाँ जी, देखो पढ़ने वाली चीजें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूं। इस 4th ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ 70% के आसपास और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर 65% के आसपास रहने वाली है। 70% के आसपास जनरल ओबीसी वाले बच्चे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। 60,000 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। 60,000 में कट ऑफ आप 70%, 72% लास्ट है, 70 के आसपास लग जाओ यार नौकरी। तो जो जिंदगी में जो सपना देखा था कि रोल नंबर वाली पीडीएफ के अंदर नाम आना चाहिए, ये सुनहरा मौका है। इससे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप आरएस भी बन जाओगे। दिमाग में इतना होता है ना कि मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि आप बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर लोगे। यार मैं एग्जाम निकाल लिया, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया, निकाल लो यार, है ना। जयपुर में स्थित जो आपका, यहां बात करें जयपुर स्थित जो आपका गोविंद देव जी मंदिर है, गोविंद देव जी जो मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है। देखो गोविंद देव जी जो मंदिर है वो आपका गौड़ीय संप्रदाय की संबंधित है ना। एक होता है वल्लभ संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की जिसमें पूजा की जाती है वो वल्लभ संप्रदाय होता है, और ये है आपका गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहाँ है, गोविंद देव जी मंदिर आपका जयपुर के अंदर है। सर अब की बार आईफोन मेरे
अच्छा आईफोन तो फिर पटवार वीडियो बैच का स्टूडेंट होना चाहिए, माइंड मैप का लैब असिस्टेंट बैच का स्टूडेंट होना चाहिए, रीट बैच का स्टूडेंट होना चाहिए। अब 4th ग्रेड वाले बैच को तो मैं सम्मानित कर सकता हूँ, आईफोन दूंगा तो फिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। कुछ बैच के लिए घोषणा की हुई है, लेकिन मेरा आशीर्वाद सबके साथ में नौकरी लग जाओ, वो आईफोन से भी बड़ी चीज है। आईफोन सब है, कोई बात नहीं, है ना। टॉपर को तो दे ही सकता हूँ, ओके, टॉपर को दे दूंगा, चिंता मत करो, ओके। तो गौड़ीय संप्रदाय जयपुर, जयपुर के राजा, जयपुर के शासक के रूप में फेमस है, कौन है आपके गोविंद देव जी भगवान प्रसिद्ध है। देखो आगे बात करें हम, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित, अपन तो सीधी बात करें किसकी, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल का बहुमंजिला जो भवन है वो लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल जैसा हमें दिखता है। तो शेखावाटी के इस हवा महल, शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने गर्मियों में रेस्ट के लिए बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है, जो झुंझुनू में नहीं है, ये आपके कहाँ पर है, खेतड़ी में। और बाकायदा ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो पूछा गया था। ये आपका खेतड़ी महल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, खेतड़ी महल। आंसर करो, झुंझुनू में है या खेतड़ी में है। हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के बहुत बढ़िया, शाबाश। एक हकीकत बताओ ना, इस क्वेश्चन में अभी जैसे मैं भी आंसर आपको एक मैंने टिक किया था, है ना, किया था कि नहीं किया था, ये बताओ, आंसर करो मुझे, ये बताओ खेतड़ी में स्थित है या झुंझुनू में स्थित है। ये अधीनस्थ बोर्ड ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ए या सी, ए या सी, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगातार तुम लोग, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा रुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मेरे भाई, खेतड़ी महल झुंझुनू शहर में है, खेतड़ी स्थान जो है वहां नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था, जब बोर्ड ने पूछा था, तो पूछने का तरीका देखो, झुंझुनू के अंदर है ना, खेतड़ी में नहीं है, ये गलती मत कर देना, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो गया याद। देखो इस तरह से तो थोड़ा याद रखना है, ठीक है। चलो इसकी हम बात करें, राजस्थान का दूसरा हवा महल, इसके बारे में याद कर लेना, राजस्थान का सेकंड हवा महल, सेकंड हवा महल है ये। और एक बात इसके संबंध में है कि स्वामी विवेकानंद यहाँ ठहरे थे, है ना, 1893 में जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद यहाँ ठहरे थे। तो ये बात याद रखना, भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, कब करवाया था, 1770 ईस्वी में, 1770 के अंदर, ओके, कब करवाया गया तो याद कर लेना, 1770, ठीक है। अगला प्रश्न, तो राजस्थान की कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर कितने स्ट्रांग हो वो तुमने देखा ही है। 50 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल तुम लोग मुझे ये बताओ कि इंडिया पॉलिटी में तुम कैसे हो, भारत का संविधान तुम्हारे सिलेबस में है। चलो मैं तुमसे 5-7 प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारी तैयारी कैसी है, फिर राजस्थान की पॉलिटी के प्रश्न पूछूंगा। चलो बताओ, भारत के संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण किसने कहा था। केसी वीर ने कहा था कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा था। कठोर का मतलब है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर संशोधन करना कठिन है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का आर्टिकल 368 संविधान के जो है संशोधन की बात करता है। और वैसे हमने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है। तो मैं ऐसे संविधान से संबंधित प्रश्न आपको पूछता रहूंगा, एग्जाम होगा नहीं तब तक, और तुम लोगों को मेरी क्लास देखनी पड़ेगी, सीधे क्वेश्चन आएंगे वहां से। आई बात समझ में। और तो ये केसी वीर का कथन है। अगला देखो, ये प्रश्न तुम लोगों को बताऊं, अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी। सरोजनी नायडू, अमृता कौर वगैरह ऐसी महिलाओं को मिलाकर के टोटल 15 थी। 15 याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। भारतीय संविधान को किसने एक जीवंत दस्तावेज कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो संविधान के जनक, अब ये छोटा सा प्रश्न पिछली अभी पूछा गया था कि संविधान के जनक या संविधान के पिता, निर्माता, प्रारूप समिति के हेड कौन थे। तो ये आपको याद रखना है, अंबेडकर जी थे, ठीक है, प्रारूप समिति के क्या थे, हेड थे। तो भाई ये कॉमन क्वेश्चन 4th ग्रेड में आएंगे,
जो बच्चे सारे क्वेश्चन लगभग सही कर लेंगे उनका 60,000 का सिलेक्शन हो जाएगा। तुम इसमें ये आशा मत करना कि यहां पर वो आईएएस लेवल का पेपर आएगा, मैं पेपर अभी दे दूं तुमको ना, गलत बात, अभी नहीं दूंगा। एक एक क्वेश्चन जो क्लासेज वगैरह करवाऊंगा, अब मैं तो राजस्थान जीके की ये कुछ एक सैकड़ों प्रश्न दे दूं, उसमें से आ जाए 50 में से 48-49 क्वेश्चन तो ठीक है, पर वो मैं जो मेरी क्लास है यूट्यूब पे आ रही है वो देखते रहा करो, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अंबेडकर जी के बारे में याद रखना, संविधान के जनक पिता। भारत का संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है? देखो, भारत का संविधान जो है वह आपका लिखित भी है और इसके साथ साथ संघात्मक है। फेडरलिज्म की व्यवस्था, हमारा यहाँ पर केंद्र मजबूत है। फेडरलिज्म का मतलब होता है यहाँ पर केंद्र है वो आपका क्या है, मजबूत होता है, और इसके साथ साथ इसकी कई सारी विशेषताएं होती है संघात्मक और एकात्मक की। तो एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, और एकात्मक और संघात्मक होते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, संघवाद की ओर ज्यादा है, संघवाद के ऊपर ज्यादा बल देता है। अलिखित तो है ही नहीं, लिखित और एकात्मक नहीं है, लिखित है लेकिन एकात्मक नहीं है। लचीला और संघात्मक, केवल लचीला नहीं है। तो लिखित और संघात्मक हमारे संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, गुरुजी सर था कि बोली घणी मीठी लागे मने थे कई खाओ पढ़न में मजो आवे। ठीक है उमेद, मने घणी मजो आवे था लोगों ने पढ़न वास्ते। थे लो कितना लखनवारा लाडा हो, प्यारा प्यारा बच्चा। सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। अब ये क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी। देखो, अंतिम बैठक तो 24 जनवरी हम बात करें 1950 को हुई थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट बैठक हुई थी। और हम बात करें तो आपके 9 दिसंबर, एक डेट याद करना, 9 दिसंबर 1946 हम इसकी बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 इस दिन हुई थी भारतीय संविधान की फर्स्ट बैठक। अब ये आपको याद रखना है 1946। तो सर समय कितना लगा, ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम के अंदर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पढ़ने से दिमाग का विकास होता है, ठीक है ना, आदमी इंसान बन जाता है, नौकरी भी लग जाती है। समय लगा, रीले देखने से दिमाग खराब होता है, तो इंस्टाग्राम यूट्यूब की रीले मत देखा करो, पढ़ाई किया करो। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एक प्रश्न ये आता है, अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? जो हम बात करें फर्स्ट अध्यक्ष, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये प्रश्न आता है, सच्चिदा, या फिर आगे बढ़ जाऊं बिना पढ़े, ऑप्शन बता दूं सारे के सारे? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 11 दिसंबर को ही आपके स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष थे और ये थे क्या, अस्थायी। तो अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा याद कर लेना, और स्थायी का पूछे ना तो राजेंद्र प्रसाद जी कर लेना। पहली मीटिंग आपके 9 दिसंबर को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, और 26 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यह प्रश्न अभी पूछा गया था कुछ समय पहले। 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, आत्मार्पित किया गया। एक ही बात है, इस स्लाइड में से एक प्रश्न 4th ग्रेड के एग्जाम में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट भाई, आएगा। अभी से तैयारी करो तो लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हर्ष पूछ रहा है। मेरे प्यारे हर्ष, अगर तू 2-2.5 महीने भी ढंग से बैठ जाए ना तो भी कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। शर्त यह है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और रोजाना की नियमित अच्छी वाली स्टडी। तो यार पढ़ ले बेटा, कोई लंबे टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो किसी सब्जेक्ट को, 2 से 3 महीने भी दे देते हो तो भी सिलेक्शन हो जाता है। हमने तो निकाले हैं 2 से 3 महीने या कुछ कम टाइम में भी एग्जाम, क्योंकि लंबे समय से पढ़ते आ रहे थे। कभी कोई एग्जाम नजदीक आया, फाइट किया, निकल गया। तो वो चीजें हमने फेस की है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, खूब समय है, आप लोग क्यों नहीं करते हो? समय बर्बाद करना है बस। जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपालों के रूप में भी पद धारण करता है एक राज्य के अलावा, तो उसके उपलब्धि और भत्ते के विषय में कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति है, वो आदेश अवधारित करेगा,
आप राजस्थान के साथ साथ यूपी का भी राज्यपाल आपको बनाया गया है, तो राष्ट्रपति उसके वेतन भत्ते वगैरह सब निर्धारित करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर रोजाना लाइव क्लास आ रही है वीरू, रोजाना लाइव क्लास आ रही है। आप ऐप के अंदर क्या करो, जम के पढ़ो ऐप के अंदर, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो। और ये जो किताब है ना 4th ग्रेड वाली, ये हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस भाग और अध्याय में किया गया? राज्य मंत्रिपरिषद मतलब कि स्टेट की जो आपकी मंत्रिपरिषद की बात कही गई, जो कि 15 गुना से ज्यादा नहीं होगी, उनकी पर बात कहा गया है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, स्टेट की टोटल सीटों का हम कहें तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है कौन से भाग में किया गया है? भाग 8 अध्याय 4 के अंदर 163 से, लिखो संविधान के अनुच्छेद 163 से 167 तक, अनुच्छेद 163 से 167 तक। मूल रूप से 395 अनुच्छेद है ना, तो उसमें ये अनुच्छेद बताया गया राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में। 163, 64, 65, 66, 67, ये 5 अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के बारे में याद रहेंगे। भारतीय संविधान के अंदर राज्य विधानमंडल का उल्लेख कौन से भाग में? देखो, विधानमंडल का उल्लेख अलग है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अलग है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है कौन से भाग के अंदर है। तो भाग 6 के अंदर, भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 67 के बाद में 68 से लेकर के 212 तक, भाई 63 से लेकर के 67 तक तो मंत्रिपरिषद है, 68 से 212 स्टेट की जो है आपका जो विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, एक सदन होता है तब, और जिन स्टेट में 2 है तो विधानमंडल कह लेते हैं। आई बात समझ में ना? शेयर करो सभी फटाफट मिलके। संविधान के कौन से अनुच्छेद में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं वो 221 के अंदर है। आपसे संविधान के पूछा जाए हाईकोर्ट के प्रावधान है ना, हाईकोर्ट के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर है? मैंने कल ही एक शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे, कमेंट कल नहीं डाला था, आज डालूंगा, हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के बारे में शॉर्ट्स आएगा यूट्यूब पे, देख लेना, बढ़िया वाला क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा। 43rd मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के अभी नए बने हैं, आज शाम को शॉर्ट्स आएगा यूट्यूब पे, देखना। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा उसका आंसर, वो शॉर्ट्स देखना, ठीक है। तो हाईकोर्ट के प्रावधान है अनुच्छेद आपके 214 से लेकर के 231 हाईकोर्ट का प्रावधान है, और 123 से लेकर के आपके ये जो आपके अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट तो स्टेट में होते हैं। आपके 25 न्यायालय हैं अपने पास हाई कोर्ट, उनकी बात करें। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, अधिकतम 50 जो है न्यायाधीश, यहाँ पर अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या है वो आपके 50 है। अधिकतम जज की बात कही गई है 50, इसमें से 38 तो हो चुके हैं। वर्तमान में नए कौन बने हैं तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ, डॉली चौधरी भाई आंसर सही बता रही। तो इसका आंसर यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिलेगा, आज रात को मैं अपलोड करूंगा। अभी 42वें मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे, इनको मद्रास हाईकोर्ट भेज दिया गया। मद्रास के एक बहुत बड़े जज, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको राजस्थान भेजा गया है, जिनका नाम प्रभु के ऊपर है। चलिए, वो एक सस्पेंस रखूंगा, और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मोहनलाल जी सुखाड़िया वो 43वें नंबर के हैं वर्तमान जज जो है, ठीक है। शॉर्ट्स तो हर बच्चा देखता, मेरा शॉर्ट्स अभी रिसेंट टाइम में आप हर बच्चा 1-1 लाख देखता है रोजाना। जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, जीके का बढ़िया प्रश्न आता है यूट्यूब में, शॉर्ट्स आता है छोटा सा, उसमें 30 सेकंड में एक जीके का प्रश्न पक्का 4th ग्रेड का। मोहनलाल जी सुखाड़िया सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को 1962 में खत्म कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, शुरुआत कब हुई थी, खत्म कब किया गया? तो शुरू तो कब हुआ था? 1949 के अंदर हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा। 1949 में हीरालाल जी शास्त्री द्वारा, हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा, जब वो सीएम थे तब इनके द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में संभागों की संख्या 5 थी, बाद में 6 हुई, और 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा 7वां संभाग भरतपुर बना दिया गया, और बीच में अशोक जी आए, इनके 10 संभाग कर दिए, है ना। तो फिर भजनलाल जी आए, उन्होंने वापस 7 संभाग कर दिए, यथावत जो थे पहले वही के वो। तो अभी वर्तमान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं, याद रखना। और इस संभागीय व्यवस्था को 1949 में शुरू किया गया, 62 में मोहनलाल जी ने खत्म कर दिया। पुनः कब स्टार्ट होता है, पुनः कब शुरू किया गया इस व्यवस्था को वापस? तो लिखिएगा, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा 1987 के अंदर, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा
सीएम हुआ करते थे, उस समय 1987 में वापस से आपके संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। अंतिम संभाग 2005 में बना था और बीच में ये जो समितियां बनना, ये लफड़ा चल ही रहा था, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। हाँ, फालतू में हमारा जीके का लोड बढ़ा दिया, हमने नया जीके पढ़ाया ऐप के अंदर 50 जिलों का, और फिर हमने वापस इसमें अपडेट करके 41 जिलों का पढ़ाया, तो हमारे तो दिक्कत ही हुई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। चलो कोई नहीं, राम राम सबको, राम राम। कैसे हो तुम लोग सब, ये बताओ। हाँ, गणित चौकी चल रही है, आजो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अलाउद्दीन खिलजी के पहला आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय हमीर देव चौहान ने रणथंभौर का नया सैन्य अधिकारी नियुक्त हटा दिया था, तो भोज को हटा दिया था। ये भीम सिंह और धर्म सिंह हमीर के सेनापति हुआ करते थे, हमीर के सेनापति, जिसमें भीम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी जब आक्रमण हुआ उस समय, और नुसरत खां वगैरह अलाउद्दीन के सेनापति हुआ करते थे। इसमें एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो अलाउद्दीन का हमला होता है 1301 ईस्वी में, कब होता है, 1301 ईस्वी में। इसने मोहम्मद शाह और कै हब्रू को शरण दी थी। हमीर ने किसको शरण दी थी, मोहम्मद शाह, और एक व्यक्ति था कै हब्रू, जो ऑप्शन में नाम लिखा हुआ ना, वही कै हब्रू। इन दोनों को क्या दी थी, हमीर के द्वारा शरण दी गई थी। और हमीर के द्वारा जब इनको शरण दी गई थी ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था कि मेरे दुश्मनों को तुमने शरण कैसे दे दी। तो 1301 ईस्वी में हमीर के ऊपर हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा डाकी टाइप का आदमी था, राजपूतानी की रियासतों को जीतना चाहता था। 1301 में हमीर के ऊपर हमला, ये जैतर सिंह का बेटा था हमीर, और हमीर के ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। और 1303 में त से चित्तौड़, तो हम जो अलाउद्दीन का हमला 1303 में होता है वो चित्तौड़ पर होता है। फिर अलाउद्दीन का हमला 1308 में भी होता है, और 1308 के अंदर आगे प्रश्न आएगा, शिवाना के ऊपर हमला किया गया। 1311 के अंदर भी हमला हुआ है, वो आपके जालोर पर होता है ना, कानरदेव। तो ये आपको याद रखना है, ये अलाउद्दीन के हमले हैं उस समय में, मध्यकाल के अंदर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत करके उसका नाम खैराबाद कर दिया था। खिजराबाद तो चित्तौड़ किले का नाम रखा था, क्या रखा था, इसका नाम खिजराबाद रखा था। खैराबाद किसका रखा था, शिवाना फोर्ट। शिवाना की बात करें वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है, कहां आता है, बालोतरा जिला। अब गुरुजी दुर्ग वगैरह ना हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नया जीके पढ़ा दो, नया जीके पढ़ा दो। नया जीके कैसे पढ़ाऊं, नया जीके की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत अपडेट करना है, थोड़ा बहुत अपडेट करना है, और वो ये है, आप लोगों को याद रखना है कि नवीन मैप लेके बैठो, थोड़ा बहुत अपडेट कर लो कि कौन सा किस जिले में है। तो खैराबाद है वो सिवाना किले का नाम है, 1308 ईस्वी में इस किले को जीता था। अगला देखो, राजस्थान के अंदर मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल कहां बजा था, आबू के अंदर, है ना। आबू में एक सिपाही टुकड़ी थी, तो आबू सिरोही के अंदर विद्रोह हुआ था, और सिरोही जो आबू के विद्रोह के जो विद्रोही हुआ करते थे वो हुआ करते थे तिलक राम, मोती खां, शीतल प्रसाद। इनके नेतृत्व में ये लोग आगे कहां पर, आपके एरिनपुरा। तो एरिनपुरा में आकर विद्रोह का बिगुल बजाया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था, ये भी इन्होंने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली क्यों चलो, दिल्ली के अंदर कौन मुगल बादशाह बैठा है, तो बादशाह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये नारा किसने दिया, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, तो एरिनपुरा छावनी कर देना, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, एरिनपुरा छावनी, ठीक है। पाली और सिरोही, वहां पर इन्होंने बिगुल बजाया था, और वो आगे थे। 21 अगस्त को विद्रोह किया था, कहां पर किया था, ये जो विद्रोह है वो आपका 21 अगस्त को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 एक क्वेश्चन आवे। एक आता है, जयदयाल और मेहराब खान ने कहां विद्रोह किया और उनको फांसी दी गई। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया। एक बीकानेर का शासक जो है वो आपका सरदार सिंह हरियाणा तक लड़ने चला गया, ये अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति को दिखाने के लिए। उसे टीबी परगना और वो गांव कुछ दिए गए तो राजी हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जयदयाल और मेहराब खान है कोटा के विद्रोही थे, कहां के थे, जयदयाल और मेहराब खान। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, जयदयाल और इसके साथ साथ मेहराब खान,
जयदयाल और मेहराब खान ये कोटा के विद्रोही सैनिक थे और इन्हें फांसी दी गई थी। और ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम निकालने के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, एग्जाम निकालने के लिए वो चीजें पढ़ो जो परीक्षा में पूछी जाती है, बाकी पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ करके छोड़ना है। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरदरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, गिरदरपुरा जगह है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, जो गिरदरपुरा गांव में किसान इकट्ठे हुए थे और महाराणा से मिलने के लिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है और 1941 तक चलता है। 44 वर्षों तक चलने वाला भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के अंदर एक जो है प्रताप समाचार पत्र के अंदर खबरें छपती थी और इसका नेतृत्व जो है आपके विजय सिंह पथिक ने किया था दूसरे चरण के अंदर। लेकिन इसके जनक का नाम आपसे पूछा जाए तो साधु सीताराम दास है। कौन है? साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास के मतलब पहला जो चरण था उसको कोई नेतृत्व था नहीं। दूसरा चरण 1915 के बाद में चलता है ना। ये तो 1897 से लेकर के 1915 तक रहे थे, हालांकि नेतृत्व विहीन था पहला चरण। फिर विजय सिंह जी पथिक आ गए, फिर वो भी दूसरे चरण में छोड़ के चले गए, मनमुटाव हो गए थे नेताओं के साथ में। तो ये 1897 से 1941 तक चला था। एक चौरी कर का प्रश्न बहुत आता है, चौरी कर, और एक आता है आपका चौरी कर के साथ साथ एक आता है तलवार बंधई कर। तलवार बंधई कर, ये प्रश्न छोटे छोटे हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये इसी आपके बिजोलिया ठिकाने के अंदर यहां बात करें चौरी और तलवार। तलवार बंधई कर है वो पृथ्वी सिंह के द्वारा लिया गया था, जिसका विरोध किया था जनता ने। और चौरी कर है, चौरी कर वही बेटी की शादी हो रही है, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका चौरी कर कृष्ण सिंह के समय, चौरी कर आपका कृष्ण सिंह के समय तो लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, बहुत अच्छा। 1903 के अंदर, ये 1903 के अंदर, ये 1906 के अंदर, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछा जाता है। 1903 और ये 1906, ये बार बार प्रश्न आता है। टैक्स लगाया गया था जनता के ऊपर, चौरी कर और तलवार बंधाई गई। तलवार से पृथ्वी को जीता जाता है और राधा कृष्ण रुक्मणी उनकी छौरी याद करो, आगे बढ़ो। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच, ये किस राज्य के राजस्व विभाग के हेड थे? उदयपुर राज्य के हेड हुआ करता था ट्रेंच। और बेंगू के अंदर हम ट्रेंच कमीशन की बात करते हैं, 19 ट्रेंच कमीशन की हम बात करते हैं ना, वो आपका कब का है? 1923 का। बेंगू किससे संबंधित है? ठीक है, बेंगू से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का बेटा फतेह सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का बेटा भूपाल सिंह है ना, तो उसने इसको नियुक्त किया था, याद रखिएगा। पी सत्यनारायण राव समिति, ये पी सत्यनारायण राव समिति 1958, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और यह प्रश्न आता है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको यह पूछा गया है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी कि आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर होना चाहिए और इसके हेड आईपीएस अधिकारी बनते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और कल ही बने हैं उत्कल रंजन साहू। उसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, तुम लोगों ने देख लिया। वहां से जीके का सीधा प्रश्न आएगा। तो छोटे छोटे जीके के 4th ग्रेड के मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, देखते हो कि नहीं देखते हो? अच्छा लगता है ना? 30 सेकंड के अंदर एक जीके का प्रश्न पक्का हो जाता है। तो ये आरपीएससी तो कहाँ है? अजमेर में है। और हाची बात बताओ तो मऊ 5 किलोमीटर दूर ही है। ठीक है, आरपीएससी के हेड का जो ऑफिस है ना, अटे नजदीक ही, अटे पोलो बस स्टैंड रखने थाने बताऊँ तो मारवाड़ी मायने। ठीक है, घनी बार जाऊँ जन देखो बटे तो आगे प्लेट चेंज होती रहे। मैंने कहा यहाँ बैठे आला अधिकारी वो संजय श्रोत्रिय थे, फिर कैलाश चंद मीणा हुए, और अब आए हैं कौन? उत्कल रंजन साहू। ठीक है, आरपीएससी के चेयरमैन के घर तो मत आना कभी, आरपीएससी वो थोड़ा सा आगे है जयपुर रोड पर। ठीक है, तो चलो ये याद रखो। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। ये आपका यहां पर सही है बिल्कुल। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को समाप्त करने की बात कही थी इसने,
जोधपुर रखे जाने की बात कही थी। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की थी। यह कथन गलत है। एक शंकर देवराय समिति का प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। क्या आता है? एक प्रश्न आता है आपका शंकर देवराय समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकरण के 5वें चरण के अंदर कृषि मुख्यालय भरतपुर के अंदर रखे जाने की सिफारिश की थी, उदयपुर नहीं। ठीक है, शंकर देवराय समिति एकीकरण के 5वें चरण के अंदर थी। ठीक है, वो भी सिद्धावा वगैरह उसके हेड थे, आर के सिद्धावा सदस्य थे शंकर देवराय समिति। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पी सत्यनारायण राव समिति, राजधानी जयपुर। भारत संघ के अंदर मिलने वाले या अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान का पहला शासक कौन था? अधिमिलन पत्र को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था पिछले साल कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। मैं अपनी रियासत भारत संघ में शामिल करता हूं, वो जो पत्र लेटर उठा उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। तो बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था उसने पहली बार हस्ताक्षर किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान की राजपूताने की रियासतों के अंदर वो शासक कौन था जिसने हस्ताक्षर करते समय कहा, ओई माँ मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मर गया मैं तो। ऐसा किसने कहा था? बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम पहले इस पर हस्ताक्षर करने वाले 7 अगस्त 1947 को इसने हस्ताक्षर किया था, सबसे पहले 7 अगस्त 1947। और बीकानेर का ये जो राठौड़ वंशी शासक था 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर लिए थे। और बीकानेर वाले तो बहुत वफादार थे अंग्रेजों के लिए। सरदार सिंह इन्हीं के पूर्वज, हरियाणा तक चला गया था। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता, मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राजे थे हमारे। चंद्रवीर सिंह, बिल्कुल बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, ये बांसवाड़ा का राजा जो चंद्रवीर सिंह है ना, बांसवाड़ा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कहा था हस्ताक्षर करते समय, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, जोधपुर वाले तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, धौलपुर वाले यूपी के अंदर जाना चाहते थे, ऐसे बहुत सारी, हालांकि वो तो देश के अंदर ही था, पर ये आपको बात याद रखनी है। हाँ ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, डूंग जी जवार जी जो रिश्ते में तो चाचा भतीजा लगते थे, क्या लगते थे? क्रमशः चाचा जी और भतीजा जी। तो चाचा भतीजा थे, ये शिकर के बिठोट पाटोदा के जागीरदार थे। बिठोट पाटोदा के जागीरदार थे शिकर के। और रॉबिन हुड कहलाते थे 1857 की क्रांति के, क्या कहलाते थे? रॉबिन हुड। रॉबिन हुड मतलब एकदम दबंग टाइप के आदमी। नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने, और अंग्रेजों को लूट लूट करके सारा माल है वो गरीबों में, जनता में बांट देते थे, और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं लोक देवताओं के अंदर डूंग जी जवार जी। ठीक है, इनके गीत भी गाए जाते हैं, याद रखिएगा। डूंग जी जवार जी बिठोट पाटोदा के जागीरदार थे। सिकर इंपोर्टेंट। 1857 की क्रांति के देवता भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि जो जनता के लिए लड़े थे वो देवता के तुल्य हो गए। राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों की अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? भौतिक प्रदेशों की अवस्थिति के संबंध में पूछा गया है। देखो, भौतिक प्रदेशों की अवस्थिति, आगे देखो, उत्तर से दक्षिण, उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिणी भाग, ये राजस्थान का जो मैप है, इस राजस्थान के इस मैप के अकॉर्डिंग ये बताना है कि शेखावाटी प्रदेश कहां पर है। देखो, सबसे पहले शेखावाटी लूणी, देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश यहां पर हो गया। उसके बाद में विंध्यन प्रदेश, फिर लूणी बेसिन 3 नंबर पे, विंध्यन क्षेत्र है, और उसके बाद में जो आपका 2 नंबर 3 नंबर नीचे आ जाएगा लूणी बेसिन या गोडवाड़ जो बेसिन है वो वाला, अर्ध शुष्क मरुस्थली भाग का उसका भाग है, और लास्ट में माई का मैदान, ये 4 नंबर माई का मैदान है। वैसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, एक तो रेगिस्तान है, बीच में अरावली है, इधर मैदान है, और मैदान हो गया लगभग, और ये पठारी क्षेत्र है। रेगिस्तान के भी 2 भाग है। रेगिस्तान में भी एक तो सूखा प्रदेश है, शुष्क है, और एक है वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र के 4 भाग है, आपका गगर का मैदान, आपका शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। और इसके 2 भाग है शुष्क प्रदेश के, पता है तुमको? शुष्क प्रदेश के 2 भाग है, रेतीला
जो सैंड ड्यून युक्त क्षेत्र है, रेतीले टीलों वाला क्षेत्र, और सैंड ड्यून मुक्त क्षेत्र, रेतीला टीला मुक्त क्षेत्र और रेतीला टीला युक्त क्षेत्र शुष्क भाग में, और अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश के जो चार भाग हैं वो मैंने बता दिए। तो राजस्थान का ये भौतिक विभाजन याद होना चाहिए। इधर मरुस्थल हो गया, बीच में अरावली हो गई, फिर ये हाड़ौती का पठार हो गया और बीच वाला मैदान हो गया। तो ये थोड़ा याद रखना। अब देखो ये थोड़ा भानगढ़ की बात करें, अलवर का हो गया, सिरावास हो गया और बिलाली, ये कुछ भौतिक प्रदेश है, क्षेत्र है। तो ये आपके उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखना। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान की जलवायु दशा है वो तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तापमान और वर्षा चरम है। जैसे राजस्थान के अंदर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बारिश लो होती है, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, और टेम्परेचर दिन के समय में बहुत ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रात के समय में दौरे बहुत ठंडे हो जाते हैं। चरम सीमाएं एक्सट्रीम लेवल की पाई जाती है राजस्थान के अंदर, ये याद रखना। त्रिवार्ता ने जो वर्गीकरण दिया है, मैं इसमें एक मैप अपलोड कर दूंगा, त्रिवार्ता थानथ्वेट का जो वर्गीकरण है अगले वाले स्लाइड के अंदर, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के नीचे, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करो, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। 3 लाख परिवार होने वाले एक ही साल के अंदर। मैं जस्ट इतना कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं कि इतना ज़्यादा प्यार तुम लोगों ने दिया। एक साल के अंदर 3 लाख बच्चे, लोगों के 10-10 साल में 3 लाख बच्चे नहीं जुड़े टेलीग्राम पर, और माइंड मैप पे एक ही साल के अंदर 3 लाख बच्चे जुड़ना, ये माँ सरस्वती का करिश्मा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाना टेलीग्राम में, पीडीएफ डाल दूंगा। त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले कौन से हैं, और पूर्वी जिले, जो पूर्वी जिले हैं वो CAW है। अब त्रिवार्ता ने भी अलग अलग वर्गीकरण किया है, वो मैं मैप अपलोड कर दूंगा ताकि मैं अच्छे से समझ में आ जाए। थानथ्वेट वाला भी कर दूंगा, त्रिवार्ता का कर दूंगा, कोपेन का भी कर दूंगा। राजस्थान के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जैसलमेर की जनसंख्या है, लगभग 6.25 लाख की जनसंख्या। कितनी है? 6,69,000। ये आपकी कहाँ की? जैसलमेर की जनसंख्या। फिर प्रतापगढ़ की आती है, वो आपके 8,67,000 के लगभग है, 8,67,000। ये प्रतापगढ़ की जनसंख्या सेकंड नंबर पे आता है। तो ये सेकंड नंबर पे प्रतापगढ़ हो गया, और फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर हो गया सबसे कम जनसंख्या के मामले में, ये आपको याद रखना। फिर सिरोही का नंबर आता है, और उसके बाद बूंदी का नंबर आता है, ये थर्ड नंबर पे है, और ये पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम जनसंख्या के मामले में फोर्थ नंबर पे है। सबसे ज्यादा पूछे तो जयपुर की है, ठीक है, जनघनत्व पूछे तो जयपुर का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। खैर सारी बातें एक साथ नहीं करूंगा, मैं ऐसी मैराथन लाता रहूंगा बैक टू बैक, और जो 50 प्रश्न जो राजस्थान जीके के आते हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न मैं यूट्यूब से तुम्हारे मिला दूंगा, और थ्योरी तो तुम ऐप के अंदर जो अपना 4th ग्रेड का बैच है वहां पढ़ रहे हो। राजस्थान के अंदर पुरुष और महिला साक्षरता लिटरेसी की जो रेट है वो कितनी है? हमारे यहाँ पुरुष साक्षरता की जो रेट है वो 79%। तो डाकी आदमी, पुरुष आदमी, शैतान आदमी, राक्षस आदमी हम लोग पढ़े हुए हैं, और नारी देवी सरस्वती लक्ष्मी 52% पड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी तो नारी बहुत ज्यादा पढ़ ली है, अभी तो यह आंकड़ा और ज्यादा हो गया है, चिंता मत करो। हाँ जी, बताओ, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, जो आपका करौली के अंदर है, और ये मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, 5 उंगली, और हम खुद बने हुए हैं मिट्टी से। 5 उंगली से क्या बन गई? मुट्ठी बन गई। तो मुट्ठी से याद रखना, मिट्टी का जो बांध है वो करौली में है। करौली से याद रखना, कर मतलब होता है हाथ, तो करौली से याद रह जाएगा पांचना बांध। अब इसको थोड़ा सा मिलान कर लो भाई, आजो आजो आजो। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चे, सब्सक्राइब कर लो, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहेगा। नौकरी लगेगी इसी साल, क्योंकि नई नई क्लासें आएगी, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा ये बताओ पहले तो। ठीक है, चलो इसको मिलान करो कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। जैसे खंडेला की पहाड़ियों से आपकी जो नदी निकलती है वो कांतली नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। और ये जो 3 के सामने क्या हो गया? 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 के सामने 1 भी अगर बाकी किसी में है नहीं तो ये ऑप्शन कट कर दो, ये ऑप्शन कट कर दो। ये ऐसे जो प्रश्न है ना बहुत सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं। बचा ऑप्शन बी और सी। उसके बाद हमने खमनौर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियों से ससाबी निकलती है, तो 2 थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 2 के सामने 2 हो जाएगा। 1 सेकेंड, बैराट की पहाड़ियां है ना,
साबी नहीं है, बाणगंगा है ना, बैराट की पहाड़ी, सॉरी बाणगंगा नदी निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। तो यहां पर 2 के सामने 4 हो गया, 2 के सामने 4, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आराम से आंसर निकालो, आराम से आंसर निकालो, ठीक है। 3, अरे आंसर तो करो फटाफट, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो एक खमनौर की पहाड़ियों से होगी बनास, तो बनास संस्कृति जो है ताम्र संस्कृति है, मेवाड़ क्षेत्र में सभ्यता हमें वहां से प्राप्त होती है, खमनौर की पहाड़ियां वहां से राजसमंद से निकलती है। और उसके बाद बैराट की पहाड़ियां हैं तो बाणगंगा हो गई, खंडेला वो हो गई, सेवर की पहाड़ी से साबी निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो गया। तो मिलान वाले ऑप्शन तो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बात करें, ए यानी आपका तालाब कौन सा कहां पर स्थित है। शाही कुंड की हम बात करें तो शाही कुंड आपका कहां पर है, शाही कुंड करौली के अंदर है। गैब सागर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका डूंगरपुर के अंदर है। ए के सामने 2, 2 के बी के सामने 3, 2 3 2 3, ऑप्शन ए के अंदर सही है। रामेलाल तालाब, ये आपका रामेलाल तालाब सी के सामने आएगा, 4 नंबर सोजत के अंदर है। और पन्नालाल शाह का तालाब डी के सामने 1 झुंझुनू में। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पन्नालाल शाह का तालाब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना मीणा की बावड़ी और क्वेश्चन भी आवे, पन्ना मीणा की बावड़ी था लोगों ने कुछ भी नहीं आवे ना तो भी मैं था ना सर्टिफिकेट बना दूंगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। इस चैनल पे पढ़ने वाले हर बच्चे को जो यहाँ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ बैठा है उसकी नौकरी की गारंटी मेरी, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा। पन्ना लाल शाह का तालाब बताओ कहां पर है। पन्ना लाल शाह का तालाब नहीं, पन्ना मीणा की बावड़ी, सॉरी गुरुजी क्या तुम्हारे जोश में रहते हैं हमेशा, पन्ना मीणा की बावड़ी। और वैसे युवा हो जोश तो होना ही चाहिए। पन्ना मीणा की बावड़ी ये जयपुर के अंदर है, लो जी। और बाकी रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, खूब सारे अन्य प्रश्न भी अगली क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है। अपना पढ़ाया हुआ तो 90% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। पचपदरा, सांवरला और कपराना एक खारे पानी की जिला। पचपदरा की बात करें तो ये लूणी जवई बेसिन के अंदर है। पचपदरा की बात करें तो आपका बालोतरा जिला के अंदर, कहां पर स्थित है, बालोतरा जिला है ना। सांवरला, कपराना ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वहां पर आपका लूणी जवई बेसिन, लूणी और उसकी सहायक नदियों का बेसिन है, ये आपको याद रखना है। अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक बार शेयर कर दो फटाफट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर सागवान के पेड़ मिलते हैं। सागवान जिसे हम टीक कहते हैं, सागवान यानी कि टीक कहते हैं। रोईडा हमारा जो राज्य, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोईडे का फूल, तो रोईडे की लकड़ी को हम उसमें सागवान के रूप में इस नाम से जानते हैं। अब इधर देखो सागवान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान है ना, दक्षिणी राजस्थान सागवान पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान में कितनी ऊंचाई पर पाया जाएगा, तो इसकी एक सीमा आपको याद रखनी है कि एक लिमिट है 250 से लेकर के 480 मीटर की ऊंचाई पर। दक्षिणी राजस्थान के अंदर 250 से लेकर के 480 जो मीटर है ऊंचाई पर। तो इन पहाड़ी इलाकों में थोड़ा आपका ज्यादा पहाड़ी की ऊंचाई की जरूरत नहीं, ठीक है, मीडियम 250 से 480 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिणी राजस्थान में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, कितने राइट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, तुम लोगों को कितना स्ट्रांग हुए हो। मैं जीके के भरपूर क्वेश्चन लाऊंगा और अगली क्लास तो इतनी धमाकेदार लाऊंगा, उसमें साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन शामिल करूंगा, रोग है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वगैरह, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अगली बार ये 70% का टारगेट लेके आऊंगा, 120 में से 70 से 80 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। किस प्रकार के वन है वो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में आच्छादित। राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया पे पाए जाने वाले जो वन है वो मिश्रित पर्णपाती वन हो जाते हैं। यहां पर मिश्रित पर्णपाती वन है, कौन से वाले, मिश्रित पर्णपाती वन है, वो सबसे बड़े एरिया पे पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो राजस्थान के अंदर मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है वैज्ञानिक रूप से, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है, जो ये पश्चिमी राजस्थान है ना, वहां पर तो पाई जाती है आपकी एंटीसॉल, जैसलमेर वगैरह एंटीसॉल, और उसके बाद में पाई जाती है आपकी एरिडीसॉल। कौन सी सॉल, एरिडीसॉल। उसके बाद में एक पाई जाती है अल्फीसॉल, मैदानी क्षेत्र के अंदर अल्फीसॉल, और इधर पाई जाती है मेवाड़ क्षेत्र में इंसेप्टीसॉल, इंसेप्टीसॉल,
सॉल। और एक प्रश्न आवे था कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसॉल। वर्टिसॉल आपके हाड़ौती में, और मैदानों में ये वाली, और मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर, और दक्षिणी राजस्थान के अंदर इंसेप्टी, पश्चिमी राजस्थान में ठेठ पश्चिम में एंटी। तो एरिडीन एंटी, जो कि रेतीली मिट्टी है क्या, एरिडी सॉल एंटी सॉल। और तो राजस्थान के अंदर मिट्टियों का 5 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल, जो आपके एंटी पश्चिमी राजस्थान शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश में एरिडिसॉल पाई जाती है। जब भी हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तब आप लोग बताते हो कि सर यहाँ एरिडी है अर्ध शुष्क में, और शुष्क भौतिक प्रदेश के अंदर आपके एंटीसॉल है। फिर आपके अल्फिसॉल, इंसेप्टिसॉल और वर्टिसॉल। वर्टिसॉल वाला क्वेश्चन काफी आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां वहां पर पाई जाती है। ठीक है, आगे आ जाओ। राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण के लिए, पुराने और बड़े पेड़ जैसे वट वृक्ष वगैरह, उनको बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो हमारे यहाँ पर वृक्ष, राजस्थान महावृक्ष प्रतियोगिता, ये 2023 में शुरू होती है। महावृक्ष प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? महावृक्ष। अगला आंसर बताओ। राजस्थान का दूसरा खड़मोड़ ब्रीडिंग सेंटर, ये प्रश्न अभी पेपर हुआ था 2 महीने पहले, उसमें पूछा गया था। खड़मोड़ ब्रीडिंग सेंटर है बारां के अंता तहसील के अंदर स्थापित किया गया, सेकंड। लेकिन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कहां पर स्थापित किया गया था? फर्स्ट अजमेर के अंदर। खरमोर पक्षी का ब्रीडिंग सेंटर है वो पहला कहां स्थापित किया गया? अजमेर के अंदर। दूसरा बारां के अंता तहसील के अंदर। और यह प्रश्न बोर्ड ने अभी पूछा है 2 महीने पहले ही। आगे देखो, पद्म पुरस्कार जो 2025 है, अब तुम लोग बताओ फटाफट। पद्म पुरस्कार 2025, इसका प्रश्न 4th ग्रेड में आएगा, 100% आएगा, है ना, आना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन पहले अपने को सलाम करता है और फिर एग्जाम के पेपर में छपता है, क्योंकि हम मेहनत ही इतनी करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अपने इस चैनल को, बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं तुम्हें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार 2025 राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया, जिसमें बैजनाथ जी जो महाराज सीकर के हैं उनको अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया। इसके साथ साथ हम बात करें सीन काफ निजाम जो कि जोधपुर के हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और बतुल बेगम है जो कि आपके मांड गायन से संबंधित है जयपुर की, उन्हें दिया गया। तो एक तो बतुल बेगम का नाम याद रखना, बतुल बेगम मांड गायिका है। और इसके साथ साथ शीन काफ निजाम है, शीन काफ निजाम, ये आपके कहाँ के हैं? जोधपुर के, इन्हें दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। और बैजनाथ महाराज है वो आपके अध्यात्म के क्षेत्र में। इनका प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अगला देखो जी, राजीव गांधी विद्या भवन, इसका नाम हाल ही में पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन, पुण्य अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। लैब असिस्टेंट वालों को आईफोन दोगे क्या? लैब असिस्टेंट में 3 आईफोन दूंगा। लैब असिस्टेंट साइंस वाले को, लैब असिस्टेंट होम साइंस वाले टॉपर को, और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले टॉपर को। जो माइंड मैप बैच का विद्यार्थी होना चाहिए, माइंड मैप बैच से पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसे दूंगा। पटवारी वीडियो के अंदर, पटवार के अंदर 1 फोन आईफोन, पटवार 2nd रैंक, अच्छा वीडियो रैंक जो आएगा रैंक में फर्स्ट, उसमें दूंगा। रीट के 6 बैच है, उसमें 6 आईफोन है। लेवल 1, लेवल 2 SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ। तो वो मेरी घोषणा है मेरे बैच के विद्यार्थी जो आप सभी पढ़ते हो उन सभी के लिए। खैर निराश मत हो ना यूट्यूब वाले, यूट्यूब का जो कोई टॉपर होगा उसे भी कुछ सम्मान तो अच्छा वाला दूंगा ही दूंगा। लेकिन बैच में अगर पढ़ रहे तो मतलब मेरे पर विश्वास किया है कि सर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया है 90%, तभी बैच में पढ़ रहा है। और मेरे पे विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा है, चिंता मत करो, आप सभी पढ़ ही रहे हैं बैच के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जो बैच के अंदर नहीं पढ़ रहे हो। खैर वो भी तैयार रहे, उनके लिए भी कुछ बड़ी घोषणा करूंगा। देश की सबसे बड़ी पुस्तक कहाँ स्थित? देखो अजमेर के अंदर जैन मुनि के ऊपर एक हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई। मैं मानता हूं कि बच्चों की मोटिवेशन के लिए अगर आप पेन की भी घोषणा करते हो ना तो भी बच्चा जी जान लगा लेता है। और यहाँ पर तो आईफोन की घोषणा है। रैंक 2 और 3 के लिए भी बढ़िया वाले अच्छे वाले फोन है ना, 15-20 हज़ार वाले अच्छे वाले फोन, रैंक 2 और 3 वालों के लिए, ठीक है। चलो ये मेरी तरफ से, मैं ये मानता हूं कि माँ सरस्वती का आदेश हुआ, मैंने घोषणा की है। बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और हमें बचपन में जब कोई कहता ना तुम्हें 5 रुपए का पेन दे देंगे, टीचर ने ऐसा कहा था एक, तो हमने तो पेपर ही फाड़ दिया था।
ऐसा दिमाग के अंदर बचपन से ये बात घुसी हुई है। हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? असम राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, देखो वर्टिकल रेलवे लिफ्ट ब्रिज जो है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज वो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने हाल ही में 6 अप्रैल को किया है। तो ये आपका कहां पर स्थित है? 6 अप्रैल को जिसका उद्घाटन किया है, पंबन ब्रिज कहां पर है बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ओके, देखो करंट अफेयर्स की क्लास तो मैंने करवा दी, आप देख लेना यूट्यूब से, बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए थोड़ी कराई जाती है। किस राज्य में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की गई है? अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत है वो आपके ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। फिर देखो अगला, अंत्योदय मतलब गरीब परिवारों को अन्न देना। हाल ही के अंदर एक सरहुल महोत्सव मनाया गया है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या असम, सरहुल महोत्सव की शुरुआत है आपके झारखंड के अंदर हाल ही में। इंडिया करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वही आपके लेकर आया हूं। ठीक है, ठीक है। पटवारी बैच वाले बच्चे कह रहे हैं कि वो जून के बाद में, अभी जुलाई और अगस्त 2 महीने पड़े, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं निकाला पुराना वाला कि भाई अपडेट करेंगे फॉर्म। तुम क्या सोचते हो कि 11 मई को पेपर हो जाएगा? नहीं हुआ था। अब आगे अगर सुविधा बैठी तो करवा देंगे, नहीं तो डेट और आगे बढ़ जाएगी। लैब असिस्टेंट का भी 2 नवंबर को दी है, सुविधा हुई तो करवा देंगे, नहीं तो डेट और आगे बढ़ जाएगी। तो कभी ये मत सोचो कि सर 1-2 महीना ही बचा है, तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो पहले मार्च अप्रैल में तैयारी स्टार्ट कर दी होती तो पटवारी की आज पूरी तैयारी हो जाती। तो अभी भी लग जाओ, 2 महीने 3 महीने बहुत होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी वर्ग इतना भोला होता है कि वो तैयारी नहीं करता है, डर जाता है, क्या करूं मैं इनका एग्जाम। तो शिद्दत से पढ़ने वाले विद्यार्थी का 1 से 1.5 महीने में भी निकल जाता है, अगर ढंग से 2-3 साल पहले पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत। चलो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत 10 स्वास्थ्य संकेतकों हेल्थ इंडिकेटर में बेस्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को कितनी धनराशि दी जाएगी? 11 लाख रुपए। राजस्थान करंट, टीबी मुक्त, अब एक बार शेयर करो ताकि सभी दोस्तों को पता चले क्लास। टीबी मुक्त अभियान के तहत 2025 तक राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने की बात कही है? 3355। 2025 तक 3355 ग्राम पंचायतों को हम टीबी मुक्त करना चाहते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न है, 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2025 देश को, लिखिएगा 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार जैसलमेर के अंदर कौन से पक्षी के चूजे का जन्म हुआ है? गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, इससे जो है आपका राज्य पक्षी जो कि आपका कब 1981 के अंदर दर्जा दिया गया था, गोडावण, उसका जन्म हुआ है। तो ये थी आज की शानदार शानदार जबरदस्त क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, बिंदास